हेलो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था ना दोस्तों कि वीडियो लाने में एक दिन दो दिन लेट भला ही हो सकता है, लेकिन लाऊंगा तो धुआंधार लाऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को देखते देखते ही अगर आपकी 60 नंबर प्लस की तैयारी अगर हिंदी की नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स से जो चाहो वो क्रिटिसाइज करके चले जाना, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आपका वन ऑफ द बेस्ट हिंदी का वीडियो होने वाला है। ये मैं चैलेंज कर सकता हूं, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से उनको तो पता ही है कि धुआं उड़ने वाला इस वीडियो में दोस्तों। और जो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना दोस्तों। मेरा हर एक वीडियो आपको बिना रटाए सिखाने में दम रखता है, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। तो इस वीडियो में दोस्तों हिंदी के जितने भी बड़े मार्क्स वाले प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा कुछ कवर कर दूंगा और बिना रटाए आपको इस वीडियो को देखते देखते ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टीचर को ये कहते हुए आपने सुना होगा कि ये पत्र लेखन तैयार कर लो दोस्तों, पक्का फंस जाएगा, ये वाला तो इस बार पक्का आएगा ही आएगा। लेकिन कोई ये चीज नहीं बता रहा है कि लिखना कैसे है, लिखने का फॉर्मेट क्या है, कुल मिला के रटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, पत्र लेखन का अगर सही तरीका आपको पता चल जाए ना तो कोई भी पत्र आप आसानी से लिख पाओगे। सीखा जाता है पत्र लेखन, रटा नहीं जाता है कि ये वाला रट लेता हूं, ये वाला रट लेता हूं, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पूरी फॉर्मेट समझाऊंगा और सबसे बड़ी चीज कि आपकी ये दुविधा दूर कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कौन सा पत्र लेखन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा कि पत्र लेखन में 3 टॉपिक यहां दिख रहा है, बैंक प्रबंधक, प्रधानाचार्य और नगर अधिकारी, जो आपका नगर निगम का नगर मुख्य अधिकारी होता है। सबसे ज्यादा पत्र लेखन नगर मुख्य अधिकारी को पूछा जाता है। मोहल्ले में जब व्याप्त गंदगी हो जाती है, मोहल्ले में सड़क खराब हो जाता है, मोहल्ले में गड्ढे में पानी भर जाता है, इन सारे के ऊपर पत्र लेखन जरूर पूछा जाता है। ये 2025 में 3 कोड में पूछा गया है। कोड नंबर लिखा हूं, जाके चेक कर सकते हो। तो सोच के देखो कि कितना ज्यादा तवज्जो रखता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रधानाचार्य, फिर तीसरे नंबर पे आता है बैंक प्रबंधक। इससे बाहर पत्र लेखन पूछा ही नहीं जाता है। समझ आई मेरी बातें? तो मैं तीनों फॉर्मेट बताऊंगा कि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंजेस करके आप किसी पे भी पत्र लेखन पूछा जाए तो कैसे कर सकते हो। तो यहां मैंने उदाहरण के तौर पर लिया है, मोहल्ले में जब व्याप्त गंदगी हो जाती है, सड़कों की दुर्दशा हो जाती है और जब मैं वहां के कर्मचारी को, नगर निगम के कर्मचारी को बोल रहा हूं तो बात नहीं मान रहा है, तो मैं क्या करूंगा? आगे छोड़ दूंगा या उसके ऊपर वाले अधिकारी को पत्र लिखूंगा ना, ताकि वो एक्शन ले सके उस साले चोट्टे पे, ताकि वो काम अच्छे से करे। इसके लिए पत्र मुझे लिखना है, इसके लिए पत्र लिखना। यही सेम पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में 2025 में। मेरे को पता है 2026 में क्या आएगा, बस आपको जैसे बता रहा हूं समझो। इस वीडियो में ही तैयार कराने का दम रखता हूं, आपको अलग से मेहनत नहीं करने दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो लिया हूं उससे पहले मैं समझाता हूं, फिर बदल बदल के कुछ भी पूछा जाए तो कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले कभी भी आप याद रखिए, पत्र लेखन अगर आप लिख रहे हो, नगर अधिकारी को अगर पूछ रहा है तो सबसे पहले चाहे नगर अधिकारी को हो, चाहे प्रधानाचार्य को हो, चाहे बैंक प्रबंधक को हो, सेवा में जरूर लिखोगे। पहला अक्षर यहां तक चिपका देना है, ठीक है। फिर उसके बाद चेंजेस कहां पे आता है? इतने में चेंजेस आता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग किसको लिख रहे हैं? मुख्य नगर अधिकारी को, यानी जो कर्मचारी था नगर निगम का उससे बड़े वाले अधिकारी को। तो यहां पे क्या लगाएंगे? मुख्य लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम। अब नगर अधिकारी कहां का है? नगर निगम का। तो भैया नगर निगम लगाएंगे ना। हम मान लो मेरठ से हैं तो कहां लिख दिया मैंने? मेरठ लिख दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां तक आप हर बार सेम लिखोगे नगर अधिकारी पे, चाहे किसी भी प्रॉब्लम पे पूछा जाए, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि इन्हीं में से पूछा जाएगा, या तो वहां पे पानी या नाला में पानी भर गया है, या गंदगी हो गई है, मोहल्ले में नाली का पानी भर जाने की वजह से संक्रमण रोग हो रहा है, या फिर सड़कों की दुर्दशा सही नहीं है, या फिर पानी बार बार कट जा रहा है, पानी की सप्लाई अच्छे से नहीं आ पा रही है, या फिर बिजली बार बार कट जा रहा है, उसके ऊपर इस सारी चीजों के ऊपर पूछेगा। तो इतना तो सेम चिपकाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो विषय लिखोगे, सेकंड में क्या लिखोगे? विषय। विषय डालना जरूरी है, याद रखना, स्टेप बाय मार्क्स बढ़ता है। समझ आई मेरी बातें? तो सबसे पहले विषय डालोगे। अब विषय क्या है? मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और सड़कों की दशा के संबंध में है, ठीक है। जो यहां मैंने लिया है वही चीज यहां लिखा है, ठीक है। याद रखना, अगर विषय समझ नहीं आ रहा है तो जो यहां दिया हुआ वही चिपका देना यहां पे। समझ लो, विषय का मतलब है कि तुम किस विषय पे लिख रहे हो पत्र। जैसे मान लो मैं अपनी प्रेमिका को लिख रहा हूं, वो नाराज हो गई है, उसको मनाने के लिए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रेमिका को मनाने हेतु। अरे मजाक कर रहे हैं, ऐसा लिखना मत, ठीक है। तो यहाँ पे विषय हमारा क्या है? मोहल्ले में व्याप्त गंदगी जो है उसके ऊपर है। तो बस इतना ही लिखना है, मोहल्ले में व्याप्त गंदगी और सड़कों की दशा के संबंध में। ये संबंध में जरूर लिखना शुरू में, ठीक है, याद रखना। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक स्टूडेंट है 12th क्लास का, वो खेलकूद के सामान के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहता है कि खेलकूद का सामान, मतलब कि ग्राउंड तो अच्छा है लेकिन खेलकूद का सामान कम पड़ रहा है। तो उसके लिए क्या प्रधानाचार्य को पत्र लिखना चाहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? खेलकूद के समान हेतु, खेलकूद के समान हेतु, या खेलकूद के सामान में कमी हेतु। समझ रहे हो? इस तरह से बस लिखना है, और क्या। तो यहां तक तो समझ आया, चिपका दोगे। फिर उसके बाद महोदय डाल देना। क्या डाल देना? महोदय। अब भाई सम्मान तो देना पड़ेगा ना, इज्जत तो देना पड़ेगा ना, महोदय महोदया, महोदय ही लिखना,
ठीक है। फिर यहाँ पे जो डैश डैश लिया है, ये डैश डैश तो बिल्कुल रटना मत। जो रटाता है वो चुतिया बनाता है, आपको रटना ही नहीं है। अब आप कहोगे रटना नहीं है तो क्या लिखना है। और अरे मेरे भाई, आपके मोहल्ले में गंदगी हो गई है, सड़कों की दुर्दशा हो गई है, तो उसके बारे में तुम रटोगे कि सीधे दिन दहाड़े लिखोगे कि हमारे गली मोहल्ले में किस वजह से गंदगी हो रही है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाए। जैसे मान लो मैं अपने मोहल्ले में मान लो रह रहा हूं, ठीक है। मेरे मोहल्ले में क्या है, बारिश होने की वजह से क्या हो रहा है, पानी बहुत ज्यादा जम जा रहा है गली में। तो क्यों जम जा रहा होगा, जाहिर सी बात है सड़कों की दुर्दशा होगी, सड़क सही नहीं रहे होंगे, गड्ढे रहे होंगे जगह जगह पे, तो वही पानी डम रहा है। पानी डमने की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, और मच्छर पनपने की वजह से क्या हो रहा है, कई तरह की अनेक बीमारियां हो रही है। जो अभी मैंने बोला ना मेरे भाई, इसी को सजा के यहाँ पे लिख देना है कि महोदय, मेरे यहाँ सड़कों की इतनी गंभीर दुर्दशा हो गई है कि जब भी बारिश होता है तो बारिश होने के बाद वहां पे पानी बहुत ज्यादा जम जाने के कारण, पानी जमाव के कारण क्या होता है कि वहां पे मच्छर पनप जाते हैं और कई अनेक प्रकार की संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार कई लोग हो रहे हैं। और इस समस्या के हमारे मोहल्ले के लोग बहुत ही ज्यादा जूझ रहे हैं। कृपया करके आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इसका निवारण जल्द से जल्द करें। ये सब चीजें जब अपने हिसाब से बना करके लिख लोगे, अब मान लो एक लड़कवा को खेल कूद का सामान कम पड़ गया था, अब वो प्रधानाचार्य को लिख रहा है, तो कोई एक टॉपिक पकड़ लेना कि बैट बॉल कम हो गया, या टेनिस का ग्राउंड अच्छा है लेकिन टेनिस खेलने के लिए जो होता है वो कमी पड़ गई है, वॉलीबॉल कम हो गया है, उसे बना सना के लिखना होता है। इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी बात बताता हूं कि आप सुन के चौंक जाओगे कि बड़े बड़े टीचर से पूछ लेना हिंदी के, वो याद रखना, स्टूडेंट जब भी अपनी भाषा शैली में लिखता है और सही प्रेजेंट करता है, तरीका सही रखता है, तो मार्क्स पूरा का पूरा मिलता है। आधा नंबर कोई नहीं काट सकता, ये दम रखता हूं मैं बोलने का कि आधा नंबर कोई नहीं काट सकता। समझ आई मेरी बात है। जब यहां तक आप अपनी प्रॉब्लम लिख देना, अपनी समस्या लिख देना, कम से कम भैया 5 लाइन तो आराम से जाना चाहिए समस्या, 5 से 6 लाइन, ठीक है। जब लिख देना, फिर उसके बाद आप क्या करते हो समस्या लिखने के बाद, अगर समस्या लिखने के बाद क्या करोगे, धन्यवाद करोगे, तो यहां पे लिखोगे धन्यवाद सही। चाहे वो प्रधानाचार्य को लिख रहे हो, चाहे बैंक प्रबंधक को लिख रहे हो, चाहे नगर अधिकारी को, तीनों के लिए ये सेम रहेगा। और जो समस्या होगा वो समस्या अपने से बना के लिखोगे। यहां तक क्लियर है। बस यहां चेंजेस होगा, अगर तुम प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो यहां मुख्य नगर अधिकारी के जगह पे लिखोगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अब स्कूल का नाम शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, हमारा जो है वही बोल दिया मैंने, ठीक है। तो तुम यहां पे लिखोगे, जब प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय जीआईसी शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश। अब जीआईसी मेरे, मैं जहां से पढ़ा हूं ना, उस स्कूल का नाम है जीआईसी, समझ रहे हो, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, उसी का मैं बता रहा हूं। तुम अपना लिख देना उस स्कूल का नाम। क्या लिखोगे, पहले प्रधानाचार्य महोदय, फिर उस स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे जहां से रहते हो तुम, उस स्कूल का नाम लिखने के बाद होता है ना किस जगह पे हो। जैसे मैं शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, तो शक्ति नगर सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको मिलने आना होगा मेरे पास, तो यही मेरा एड्रेस है, ठीक है, जरूर आना। अब देखो ध्यान से, फिर उसके बाद क्या है, धन्यवाद सहित फिर दिनांक लिख दोगे। दिनांक लिखने के बाद क्या लिखोगे, हम आपके मोहल्ले शिवपुर निवासी के, हम आपके मोहल्ले शिवपुर निवासी के नाम XYZ है, इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अगर ये प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो यहाँ पे हम आपके मोहल्ले मत लिख देना, नहीं प्रधानाचार्य को साला मेरे मोहल्ले को बोल रहा है बे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख दोगे। क्या लिख दोगे, आज्ञाकारी शिष्य, फिर नाम XYZ, नाम लिखने की जरूरत नहीं होती है। समझ आई मेरी बातें। अगर दोस्तों बैंक प्रबंधक को लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या डाल दोगे, सेवा में सेम रहेगा, यहाँ पे क्या डाल दोगे, बैंक प्रबंधक, ठीक है, और जहाँ का बैंक है वो और जगह का नाम, ठीक है। इतना लिखने के बाद बाकी तो समस्या सेम रहेगा, ठीक है। बैंक प्रबंधक पे किस पे पूछा जाता है 12th क्लास में, मैं बता रहा हूँ, पहले इतना जान लो, ठीक है। फिर अपना समस्या लिख दोगे, ए सब सेम रहेगा। यहाँ पे न तो आपका आज्ञाकारी शिष्य ये भी नहीं लिखना है, आपके मोहल्ले का ये भी नहीं लिखना है, बस अपना नाम लिख देना है, ठीक है। याद रखना। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये देखो कौन सा पूछा जाता है, 2022, 2023, 2024, 2025 सब में पूछा गया ये, और इस बार भी पूछा जाएगा। समझ आई मेरी बातें। तो अब किसी पे भी आएगा, यहाँ पे याद रखना, बैंक प्रबंधक को केवल एक ही पत्र पूछा जाता है, और वो है शिक्षा के लिए जो लोन लिया जाता है बैंक से, उसके ऊपर पूछा जाता है। तो आसानी से लिख लोगे, याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मेट बस समझ लो, समझ रहे हो, फॉर्मेट बस समझ लो। फिर मोहल्ले में व्याप्त गंदगी बता दिया अभी मैंने डेमो के तौर पे, खेल कूद वाला भी बता दिया मैंने, ठीक है। खेल कूद के लिए इतना आपको पत्र लेखन तैयार करना है। इतना अगर तैयार हो गया तो समझ लो आपका पत्र लेखन 6 नंबर तैयार। क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले पे। अब निबंध में दोस्तों ऐसी बातें बताने वाला हूं, हो सकता है यूट्यूब पे कोई ये बात ना बताया हो। 2 ऐसी बातें हैं दोस्तों जो आपको जान लेना जरूरी है। पहला कि निबंध लिखना कितना है, क्योंकि 9 नंबर का निबंध है दोस्तों। 9 नंबर के
निबंध में कैसे पता चलेगा कि मुझे कितना पेज लिखना है? तो जानकारी के लिए बता दूं, पेज मायने नहीं रखता है। 9 निबंध का मतलब होता है कि हेडिंग मायने रखेगा कि आप कितने हेडिंग में उसे कवर कर रहे हो। 9 निबंध का मतलब होता है 2 हेडिंग पे 3 नंबर, 2 हेडिंग पे 3 नंबर, 2 हेडिंग पे 3 नंबर। ये आप किसी हिंदी के टीचर से पूछ सकते हो जो कॉपी चेक करने बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 हेडिंग तो हमेशा फिक्स रहेगा कोई भी निबंध लिखोगे, ठीक है। निबंध का ट्रिक क्या होगा, तरीका क्या होगा, बता रहा हूँ। आपका 1 मार्क्स नहीं कटेगा, बम्पर मार्क्स लेके आओगे। सबसे पहला चीज कि आप कभी भी निबंध लिखोगे तो हेडिंग प्रॉपर डालना, ऊपर में ही निबंध डाल करके इस तरह जिसके ऊपर निबंध लिख रहे हो इस तरह से हेडिंग जरूर डालना। मान लो ये तुम्हारे एग्जाम का कॉपी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रदूषण समस्या और समाधान पे मैं निबंध लिख रहा हूँ मान लो, ठीक है, जो कि आता भी है एग्जाम में। अब इस पे अगर मैं निबंध लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालोगे, इस तरह से सजाओगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज होगी, ठीक है। प्रेजेंटेशन सबसे बड़ी चीज होती है। फिर उसके बाद प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब कहोगे प्रस्तावना में क्या होता है, रटना नहीं है, समझो। एक बार मैं बता रहा हूं, कोई भी आए तो अपने दिमाग में बैठा लेना है बात। प्रस्तावना का मतलब होता है कि तुम जिसके ऊपर निबंध लिखने जा रहे हो, ठीक है, वो छोटे से शब्दों में तुम बताओ कि क्या जानते हो उसके बारे में। बाद में हेडिंग तुम समझाना, बाद में एक्सप्लेन करना, पहले तुम शुरू में ही इंप्रेस करना है तुम्हें। प्रस्तावना ही सबसे बड़ी चीज है। बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं अगर इंट्रोडक्शन उसका गलत हो गया, इंट्रोडक्शन में सही एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो पूरी चीजें नहीं पढ़ते हैं, वो जान जाते हैं कि इसकी औकात कितनी है, वो सीधे मार्क्स आपको 5 नंबर 4 नंबर 3 नंबर में अटका देते हैं। और आपको लगता है कि अरे यार मैंने तो सब कुछ किया फिर भी मार्क्स क्यों नहीं मिला। तो बात समझ आ रही है। ऐसी ऐसी बातें बता दूंगा जो आपको शायद कोई ना बताए, ठीक है। क्योंकि मैं जितनी भी ये चीजें बना रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, ये सारी चीजें हिंदी के टीचर से संपर्क करने की बात बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ लेट लग सकता है मुझे। बहुत स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जल्दी हिंदी क्यों नहीं ला रहे हैं। एक स्टूडेंट तो मेरे को ऐसा कमेंट कर दिया कि मेरे को मतलब दिल पे लग गया, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मुझे कह दिया कि सर आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं इसलिए आप हिंदी का वीडियो नहीं ला रहे हो। मैं आप ही लोग सोच के देखो, क्या मैं उस तरह का हूँ कि मैं सब्सक्राइबर देख करके मैं वीडियो ना लाऊं। मेरा तो और मेहनत करने का मन कर रहा है कि मैं और ज्यादा क्या से क्या कर दूं। मेरा तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ आई मेरी बातें। बड़े से बड़े वीडियो ला रहा हूँ। पहले देखते हैं वीडियो का लेंथ छोटा छोटा होता था, लेकिन अब वीडियो बड़ा बड़ा ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को तैयार कर सको। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है दोस्त, आप ऐसा मत सोचो मेरे बारे में, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रस्तावना में आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन तक जाना है। कितना? 4 लाइन तक जाना है। कितने लाइन? 4 लाइन। और 4 लाइन में लिखना क्या है, जैसे मान लो मेरे को प्रदूषण की समस्या पे लिखना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रदूषण का मतलब क्या है, प्रदूषण क्यों फैलता है, समझ रहे हो। तो प्रस्तावना में वही चीज लिखना है आपको, मतलब कि सारी चीजों को थोड़े से में कवर करना है, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हो, बढ़ती प्रदूषण के लिए मात्र केवल कंपनियां, औद्योगिक क्षेत्र और क्या कहते हैं सरकार ही केवल जिम्मेदार नहीं होती, उसके लिए जनता भी जिम्मेदार होती है। सबको जागरूक होना पड़ता है। प्रदूषण की समस्या से लड़ने के लिए हमें सबको मिलजुल करके खड़ा होना पड़ता है, तब जाके प्रदूषण की समस्या से हम पार पा सकते हैं। तो इस तरह से मतलब आप अपने डिजाइन में, अपने विचार में लिख सकते हो। क्योंकि कोई भी आप निबंध तैयार कर रहे हो तो रटने के बजाय बस एक बार पढ़ो उसे, बस आपके दिमाग में वो टॉपिक चला जाए कि क्या कहना चाह रहा है वो। फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या देखता है, प्रस्तावना तो देखेगा ही एकदम एग्जैक्टली, प्रस्तावना आपका गड़बड़ ना होने पाए। फिर उसके बाद हेडिंग मायने रखता है। हेडिंग आप प्रॉपर लिखना, हेडिंग सही यूज करना, हेडिंग सही यूज करना। तो हेडिंग तैयार करने में बल्कि समय लगा लो, प्रस्तावना और हेडिंग तैयार करने में समय लगा लो, बाकी ये सब चीजें एक बार पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। और अपने से बना के लिखना है, तो इस तरह से आपको काम करना होगा। हाँ, बात बता देते हैं कि कितना लिखना है। तो याद रखना, एक पेज में 2 हेडिंग कवर करना, केवल एक पेज में 2 हेडिंग कवर करना, 2.5 से 3 पेज में आपका हो जाएगा। 2.5 से 3, अब 9 नंबर का प्रश्न है, आपको एक पेज में हो जाए। 9 नंबर के प्रश्न को एक पेज में आप करोगे। एक पेज में आप कितना भी सटीक, कितना भी सही क्यों ना लिखे हो, अगर आप एक पेज 1.5 पेज लिखो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी से पूछ लेना। निबंध कम से कम 2.5 से 3 पेज टच करना पड़ेगा आपको। समझ आई मेरी बातें। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा तैयार करना है। तो आपको शिक्षा में खेलकूद का स्थान ये तैयार कर लेना, प्रदूषण वाला बता दिया, आतंकवाद हो गया, बढ़ती जनसंख्या और वृक्षारोपण का महत्व है। याद रखना, ये बढ़ती जनसंख्या 2025 के 3 सेट में पूछा गया। 7 सेट छपता है जिसमें से 3 सेट में पूछा गया है, समझ रहे हो। तो मेरा अपना अनुमान है कि वृक्षारोपण पे इस बार आने का चांसेस, आतंकवाद पे आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार 2025 में घटना भी आपने देखा ही था, किस तरह से भारत पाकिस्तान का तनाव, समझ रहे हो। तो जहां तक अनुमान है, आतंकवाद पे देने का चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रदूषण पे देने का चांसेस बहुत ज्यादा है।
ठीक है। अब आप कहोगे सभी पे चांसेस ज्यादा है तो इसी को पढ़ लेते हैं, तो इतना आप पढ़ लो, टेंशन की बात नहीं है, इसी में से आपका आ जाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, अब चलते हैं अगले की तरफ। अब बात करते हैं दोस्तों रस छंद अलंकार की, बिल्कुल बिना रटाए एकदम तगड़े तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों, आपको याद रह जाएगा ये वीडियो की कोई बताया था। ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो तामझाम फालतू का जो रटाते हैं लोग ना, ये सब डेफिनेशन वगैरह, ये एकदम सुनते सुनते ही तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज की उदाहरण भी बहुत ही आसान आसान बता दूंगा, आपको रटने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो, आपको रस में क्या क्या तैयार करना, रस में आप बीर रस तैयार कर लेना, करुण रस तैयार कर लेना और हास्य रस, इससे ज्यादा आपको तैयार करने की जरूरत नहीं, श्रृंगार वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं, आपका तामझाम बहुत ज्यादा उसमें है। ठीक है, तो ध्यान से समझना वीर रस क्या है। अब वीर रस क्या होता है, ध्यान से समझो, किसी युद्ध या कठिन काम को करने के लिए जो तुम्हारे अंदर उत्साह जागृत होता है। ठीक है, जब किसी युद्ध को या किसी कठिन काम को करने के लिए तुम्हारे अंदर जो उत्साह जागृत होता है, हर हर महादेव, ये उत्साह जो जागृत होता है उसे ही वीर रस कहते हैं, वहीं पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, फिर से सुनना, किसी कठिन काम को करने के लिए, किसी कठिन काम को करने के लिए या किसी युद्ध अथवा किसी कठिन काम को करने के लिए जो आपके हृदय में उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। यहां पे आपको उदाहरण दिया हुआ है, या तो आप इसे तैयार करोगे या तो मैं जो बता रहा हूं उसे तैयार करो। मैं तो कहूंगा कि मैं जो बता रहा हूं उसे तैयार कर लो, आपके ऊपर इच्छा करता है। अगर आपको पहले से तैयार है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बोलता हूं, ध्यान से समझो। देखो इसमें कितनी वीरता भरी हुई है जो मैं बोल रहा हूं, उदाहरण बोलू तो ध्यान से सुनना। कह रहा है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। फिर से रिपीट करता हूं, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। मजा आया, ये तैयार कर लेना। ठीक है, फिर आती है बारी करुण रस की। ओहो हो करुण करुणा। अब बताओ, कोई चीज देख करके, किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके जब तुम्हारे हृदय में करुणा का भाव जागृत होता है उसे करुण रस कहते हैं। फिर से सुनो मेरी बात, ताकि दिमाग में रह जाए, वीडियो देखते देखते ही तैयार हो जाए। किसी भी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को सुन करके जब आपके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है तो उसे करुण रस कहते हैं। समझ आई मेरी बात? ये हो गया लक्षण यानी परिभाषा। अब आती है उदाहरण। तो उदाहरण या तो इसे तैयार कर लो, उदाहरण में या तो इसे तैयार करो या तो मैं जो बता रहा हूं उसे तैयार करो। मैं तो कहता हूं जो मैं बता रहा हूं उसे ही तैयार करना। कह रहा करुण रस क्या होता है, ध्यान से समझो। करुण रस का उदाहरण क्या है, ध्यान से समझो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, बोलो मेरे साथ, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। देखो बोल नहीं रहे हो तुम, मोबाइल बस देख रहे हो, बोलो बोलो बोलो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नयनी। क्लियर हुआ? आते हैं हास्य रस की तरफ। हास्य रस बड़ा मजेदार है। जैसे कोई नल्ली में गिर गया देख करके नहीं हंसी लगने लगता है, या फिर किसी का ऐसे आगे आगे जा रहा था, किसी का कांटे में पैंट फंस करके फट गया, अब देख करके हंसने लगे। कहने का मतलब समझो, मजा आ रहा है भाई। ठीक है, किसी भी चीज को देख करके, किसी भी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को सुन करके, किसी दृश्य को देख करके या किसी कहानी को सुन करके जब हमारे अंदर विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद यानी समझ लो हास्य का भाव, ऐसे तैयार किया जाता है। ये जो 50 ठो प्लंजर लिखा हुआ है, ये दूसरे टीचर पढ़ पढ़ करके तैयार कराते होंगे, मैं नहीं। मैं आपको फील कराऊंगा एक एक चीजें। समझ रहे हो ना, कि किसी भी दृश्य को देख करके, किसी कहानी को सुन करके जब हमारे अंदर विनोद का भाव जागृत हो जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। समझे? हास्य रस कहते हैं। आपको जो याद है वही तैयार कर लो, हमें नहीं कह रहे हैं उदाहरण, ठीक है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे एक बार देखो, कितना मजा है उदाहरण में, हमेशा याद रह जाएगा। ठीक है, उदाहरण क्या है ध्यान से समझो। वो वाला कहानियां याद है रामायण में कि अहिल्या जो शिला यानी पत्थर बन जाती हैं श्राप देने की वजह से, तो प्रभु राम जी जो जाते हैं तो पैर उस पत्थर पे लगाते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर से सुंदर स्त्री बन जाती हैं और भाई मोक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। तो उस चीज को कुटिया के किनारे से बहुत सारे छोटे मोटे साधु संत ऋषि मुनि देख रहे थे, और देख करके कहते अरे भाई इसके पैर में जादू है रे मेरे भाई, ये तो पैर से पत्थर छू दिया तो स्त्री बन गई। तो वो जाते हैं, हे प्रभु मेरे कुटिया के आसपास बहुत सारे पत्थर हैं, आइए ना छू दीजिए। समझ रहे हो? तो उसी के ऊपर यहाँ पे क्या है, उदाहरण है। यहाँ पे देखो, कह रहा है बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, महाबिनु नारी दुखारे, नारी के बिना दुखारे। ठीक है, कि बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, ध्यान से सुनो, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो, कथा सुनिबे मुनि बृंद सुखारे। ये है उदाहरण, कितना प्यारा सा उदाहरण है। समझ आई मेरी बातें? फिर आती है बारी अनुप्रास अलंकार। अब अलंकार में इंटर करेंगे तो अनुप्रास याद कर लेना, यमक याद कर लेना और श्लेष याद कर लेना, बाकी कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कोई वर्ण है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो जहां पे वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय,
तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, ए, या फिर रघुपति, राघव, राजा राम भी यूज कर सकते हो, ठीक है, याद रखना। फिर आती है बारी यमक अलंकार की। यमक अलंकार का लक्षण या परिभाषा क्या है, ध्यान से समझो। जैसे कि कोई वर्ण है, कोई शब्द है जो बार बार आ रहा है, लेकिन उसका हर बार अर्थ अलग अलग हो रहा है। कोई वर्ड या कोई शब्द बार बार प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग आ रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यमक का अर्थ होता है युग्म अथवा जोड़ा। इस प्रकार जहां एक शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ पे पंछी पर छीने ऐसे, परे पन छीने वीर, तेरी बरछे ने बर छीने है खलन के, ठीक है। ये वाला तैयार करो, या तो पॉपुलर तो आपको पता ही है, पॉपुलर वाला तो आपको पता ही है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वाह बाय बौरा है या जखा है बौरा है, कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो ये वाला कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ये वाला तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आती है बारी श्लेष अलंकार। वाह क्या बात, मेरा सबसे फेवरेट है, ठीक है। श्लेष अलंकार क्या होता है, ध्यान से समझो। जहां कह रहा है जहां किसी शब्द के एक बार प्रयोग हो लेकिन उसका अर्थ बार बार बदल जाए। यहाँ परिभाषा की बात कह रहा है कि कोई शब्द एक बार यूज हुआ है, केवल शब्दवा एक बार यूज हुआ है, लेकिन उसका एक बार से ज्यादा बार अर्थ यूज हो रहा है। यानी शब्द को एक बार यूज हुआ लेकिन उसका कई बार अर्थ यूज हो रहा है। कहने का मतलब कि शब्द तो एक बार यूज हुआ है लेकिन उसका अर्थ कई बार आ रहा है, उसका अर्थ कई बार आ रहा है। यहाँ पे वही चीज लिखा है कि जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पे उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। यहाँ पे जैसे दिया है हम बताते हैं, यहाँ पे जो आपका उदाहरण दिया है इस उदाहरण को तैयार कर लो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो तैयार कर लो। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानुष चुन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गैन उबरे मोती मानुष चुन, ठीक है। अब आते हैं छंद की तरफ। छंद में चौपाई, दोहा और सोरठा तैयार करोगे। चौपाई में क्या होता है, याद रखना, ये चौपाई सममात्रिक छंद होता है। देखो अर्धमात्रिक छंद और सममात्रिक छंद में क्या अंतर होता है। अर्ध जब बोलेगा तो 4 ठो रहता है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 चरण होते हैं। अगर अर्ध सममात्रिक छंद बोलेगा तो चारों चरण होंगे, चारों में सेम मात्रा नहीं रहेगा। लेकिन सम अगर बोल दिया सममात्रिक छंद तो चारों में सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होंगे, 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 चरण, इनमें चारों चरणों में क्या होंगे, 16-16 मात्राएं होती हैं। इसे चौपाई कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, चौपाई कहा जाता है। यहाँ पे जो उदाहरण दिया है ये वाला उदाहरण बिल्कुल सही है, ये वाला तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आती है बारी दोहा में। दोहा और सोरठा में याद रखना यह अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। चौपाई को बस छोड़ के चौपाई सममात्रिक छंद होता है, ठीक है, याद रखना चौपाई सममात्रिक छंद होता है, इसलिए 16-16 मात्राएं चारों में होती है। लेकिन ये दोहा जो होता है यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण तो होते हैं लेकिन सब में सेम मात्राएं नहीं होती है। पहले में और तीसरे में 13-13 मात्रा होता है, पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होता है, ठीक है। पहले और तीसरे में क्या होता है, 13-13 मात्रा होता है। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ। अगर भूल जाओ तो दोहा में 2 शब्द यूज हो रहा है, 2 के बाद क्या होता है, 3 यूज होता है ना। तो इसका मतलब समझ लेना कि पहले और तीसरे में 3 के आगे 1 लगा दोगे तो वही हो जाएगा ना 13। ये ट्रिक है, ठीक है। पहले और तीसरे में क्या होता है, 13-13 मात्राएं यूज होती है। पहले और तीसरे में क्या होता है, 13-13 मात्राएं यूज होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और दूसरे और चौथा में 11-11 मात्राएं होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये है उदाहरण बिल्कुल सही है, ये उदाहरण आप चिपका लोगे, ठीक है। फिर आता है बारी किसकी, सोरठा की। सोरठा में क्या होता है, सेम चीज है, ये भी अर्ध सममात्रिक छंद होता है, बस दोहा का उल्टा होता है। दोहा में क्या था, दोहा में था पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं थी। तो जब आप सोरठा तैयार करना तो इसी को पलट देना, पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और उदाहरण यही वाला यूज करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक क्लियर हुआ। रस छंद अलंकार एकदम निपटा दिए। अब चलते हैं अगले की तरफ। अब दोस्तों गद्यांश की अगर बात करें तो 10 नंबर गद्यांश देता है, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि गद्य में तो कुछ तैयार करना ही नहीं पड़ता है, गद्य में कुछ भी हम लिख देंगे आपका मार्क्स मिल जाएगा 10 नंबर। नहीं मेरे भाई, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मार्क्स आपका 100% कटने वाला है, तैयार हो जाओ मार्क्स कटवाने के लिए, ठीक है। और अगर चाहते हो कि आपका आधा नंबर भी ना कटे तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप समझ लो गद्यांश का खेला क्या है। टॉपर बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से सोचो कि किस तरह से वो तैयार करते हैं। सबसे पहले गद्य क्या है, एक कहानी की तरह होती है, पता ही है आपको, जो लेखक द्वारा लिखा गया होता है, ठीक है, याद रखना। कवि द्वारा नहीं, कवि द्वारा पद होता है, ठीक है। लेखक द्वारा एक कहानी के तौर पे लिखा गया होता है, ठीक है। मेरी बात सुनते जाओ, ठीक है। उनमें से क्या होता है, कोई एक पैराग्राफ उठा करके दे देता है। अब वो पैराग्राफ कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो। उनमें से एक पैराग्राफ उठा करके दे देता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ध्यान से समझना, उसी पर आधारित 5 क्वेश्चन बना देता है। कितने क्वेश्चन बना देता है, इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके क ख ग घ अंग करके 5 क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बना देता है, 5 क्वेश्चन बना देता है। दोस्तों उन 5 क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे
दो क्वेश्चन फिक्स होता है, एक होता है संदर्भ और एक होता है व्याख्या। ठीक है, ए भी 2 नंबर, ए भी 2 नंबर। बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है कि अगर हम संदर्भ और व्याख्या लिख दिए तो हमारा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अरे मेरे भाई, हर सवाल का जवाब देना होता है। तो मेरी बात सुनो, 2 सवाल तो फिक्स हो गए, अब वो 3 सवाल कौन से होंगे? 3 सवाल वही होगा जो पैराग्राफ दिया होगा, इस पैराग्राफ से ही आंसर निकालना होता है। लेकिन याद रखना, आप वो वाला सिस्टम मत लगा देना, हाँ यहाँ पे कोई अक्षर मैच कर रहा है तो यहां से ऐसे कर करके, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ। ठीक है, तो तैयार कैसे करना है ध्यान से समझो, आपको ज्यादा समय लगेगा ही नहीं। मेरी बात अगर मान गए तो सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप को समझो, फिर इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, पहले स्टेप को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ये समझना होगा गद्यांश में से क्या ऐसा है जो 100% पूछा जाता है। गद्यांश में दोस्तों इन चारों के ऊपर काम करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, राष्ट्र का स्वरूप का जो कहानी है, निबंध है, उसे आप अच्छे से तैयार करोगे। ठीक है, अब आप कहोगे तैयार करेंगे तब तो समय बहुत निकल जाएगा। मेरे भाई, आज आधुनिक जमाने में आप हो, समझ रहे हो, आप इतनी लंबी चौड़ी बुक का पैराग्राफ मत पढ़ो। ठीक है, आप इसी को चैट जीपीटी पे जा करके 200 वर्ड में आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में निकाल लो। चैट जीपीटी यूज करने आता ही होगा। ठीक है, वहां से राष्ट्र का स्वरूप आसान भाषा में, एक बोलचाल वाली भाषा में, कि इसमें हो क्या रहा है इस कहानी में, समझ रहे हो। तो इसमें जो हो रहा है निबंध है, याद रखना। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है। अब 200 वर्ड पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, मान लेते हैं 15 मिनट लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं 15 मिनट लगेगा। ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे तो उससे फायदा यह होगा कि, उससे फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि राष्ट्र के स्वरूप से जो भी पैराग्राफ वहां पे पूछा जाएगा तो देख के तुरंत पहचान जाओगे, अरे यार ये राष्ट्र का स्वरूप वाला है पैराग्राफ, उसमें इसी तरह की बातें हो रही थी। तो उससे क्या होगा कि आपको लेखक का नाम पता चल जाएगा, लेखक का नाम। क्योंकि आप जब इसे तैयार करोगे तो ध्यान में रहेगा ही कि इसे किसने लिखा था, इसको किसने लिखा था, इसको किसने लिखा था, इसको किसने लिखा था। समझ आई मेरी बातें? तो 2 नंबर तो ऐसे ही निकल गए आपके। ठीक है, क्यों? क्योंकि संदर्भ फिक्स है, संदर्भ तो पूछेगा ही। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो का में क्या पूछा गया है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक क्या है दोस्तों, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है इसके, वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, यहाँ संदर्भ कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो, यहाँ जो लिखा है उसके हिसाब से मत लिखना, मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखना। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप, हिंदी के राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है, इसके रचयिता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से हर बार लिखना, बस क्या करना, जो मैंने बोला वही शब्द रखना, वही शब्द रखना, बस लेखक का नाम बदलेगा और यहाँ पे आपकी कहानी या निबंध बदलेगी। ठीक है, उसका नाम बदलेगा। तो यहाँ तक समझ आई मेरी बातें? फिर से बोल देता हूँ कैसे लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र स्वरूप नाम से उद्युत है या लिया गया है। ठीक है, इसके रचयिता ये हैं। ठीक है, इसके रचनाकार ये हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला तो प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है, व्याख्या है दोस्तों। क्या है? व्याख्या। तो व्याख्या बहुत कठिन नहीं होता है, व्याख्या को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। जैसे मान लो आपने किसी एक को एक पटाखा मार दिया, ठीक है, अब उसे छोटे से शब्दों में बताना है तो कोई बोलेगा अरे यार सर ने उसको एक तमाचा मार दिया। लेकिन उसी को बढ़ा चढ़ा के बताना है, अरे यार सर बहुत ही गुस्से में थे, उस लड़के को देखे गुस्से में, फिर उसके बाद उसको एक खींच के तमाचा मार दिए, लड़के के आंख में आंसू डम गया, उसके बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ। उसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके लिखना ही क्या है, व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। इतनी बात समझ आई? 2 प्रश्न का क्लियर हुआ। ध्यान से समझना कि जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ से ही आपको व्याख्या बनाना है, आपको अलग से नहीं लिखना है। इसी को पढ़ करके बना के आप अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा करके लिखोगे। समझ आई मेरी बातें? हो गई व्याख्या। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक जब हो जाएगा तो आती ही बारी की सर यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये सब व्याख्या और संदर्भ के बाद जो क्वेश्चन 3 ठो और दिए रहते हैं वो कहाँ से लिखना होता है। जब आप इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लोगे मेरे भाई ना, तो ऑटोमेटिक आपको इनका जवाब क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे एक पैराग्राफ लिया, ठीक है, यहाँ बात क्या किया जा रहा है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ठीक है, फिर कहता है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्र के विचारधाराओं की जननी है। फिर यहाँ पे देखो, ध्यान से लिखो, यहां से जो लाइन खींची गई है इसी का व्याख्या आपको लिखना होता है। ठीक है, फिर कहता है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल हो जाती है। जो राष्ट्र पृथ्वी के साथ यानी भूमि के साथ नहीं जुड़ी है, ठीक है, अपने भूमि से, मातृभूमि से, जैसे आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर हम गांव से हैं तो हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, अपनी धरती माँ से बहुत प्यार करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक तरह से सम्मान, इज्जत, समझ रहे हो? तो उसी की बात हो रही है कि जो अपने पृथ्वी, अपनी धरती से नहीं जुड़ा होता है वो निर्मूल यानी समाप्त हो जाता है। समझ आई मेरी बातें? फिर कहता है राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी,
राष्ट्रीयता की जड़ें, जड़ें मतलब समझ रहे हो ना, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी ही गहरी होगी उतना ही अधिक राष्ट्रीय भाव अंकुर पल्लवित होगा। समझ रहे हो, यानी आप जितना ही ज्यादा अपने पृथ्वी माँ से, अपने धरती माँ से, अपने भूमि से प्यार करोगे, उतनी ही राष्ट्र की भावना आपके अंदर पनपेगी, उतना ही देश प्रेम आपके अंदर पनपेगा। समझ आई मेरी बातें? आगे कहता है इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा का पहचान करना आवश्यक धर्म है हमारा। समझ रहे हो? अब यहीं पे देखो, यहीं से क्वेश्चन बना दिया, कह रहा है देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का क्या कर्तव्य है। अभी जस्ट अभी पढ़ा यहाँ पे, ये दिखा ना, भूमि का निर्माण देवताओं ने किया है, अनंत काल से है, भौतिक रूप में सौंदर्य और समृद्ध प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। बस हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहीं से अपना आंसर बना सकते हो कि भूमि के प्रति भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्ध के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य होता है मनुष्य का, ठीक है। और अब देखोगे तो इसका आंसर यही है, ध्यान से देखोगे तो इसका आंसर यही है जो मैंने पढ़ा। यहाँ पे देखो तीसरा वाला, देवताओं द्वारा निर्मित भूमि के प्रति मानव जाति का यह कर्तव्य है कि वह भूमि के सौंदर्य के प्रति सचेत रहे और इसका महत्व को या इसके रूप की किसी भी दशा में विकृत न होने पाए। इसका रूप जो है, रूप का मतलब समझ रहे हो, भूमि हमारा किसी भी दशा में नष्ट न होने पाए, बिगड़ने न पाए। समझ रहे हो? फिर कहता है साथ ही प्रत्येक मनुष्य का यह भी कर्तव्य होता है कि भूमि को विभिन्न प्रकार से समृद्ध बनाने की दशा में सोचना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? तो उसी को देखो बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा सा लिख दिया गया है। समझ आई मेरी बातें? घ प्रश्न को अगर आप पढ़ोगे तो घ में कह रहा है पृथ्वी के प्रति हमारा क्या धर्म है, तो वही चीज यहाँ पे देखो जो मैंने पढ़ा, जो आपको अपने भाषा में समझा, वही चीज लिखा हुआ है। पृथ्वी के प्रति हमारा यह धर्म है कि हम प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखें, उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा का भली भांति पहचान करें। अब बताओ, कहीं से बाहर से लग रहा है प्रश्न? जो आपने पढ़ा उसी से मिलता जुलता आपको लिखना है। समझ रहे हो? तो आपका मार्क्स बिल्कुल कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब आती है बारी पैराग्राफ पढ़ करके किस तरह जवाब देना होता है, वो तो मैंने बता दिया। अब आती है बारी कौन कौन सा तैयार करोगे आप। तो याद रखना, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता और निंदा रस, इसकी कहानी को, इसके निबंध को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मैं तो कहूंगा कि अब उतना वक्त नहीं है, आप बुक का इस्तेमाल न करके आप चैट जीपीटी का सहारा लो, ठीक है। थोड़ी डिजिटली हो, थोड़ी सी आधुनिक जमाने का इस्तेमाल करो, ठीक है। यहाँ पे आधुनिकता की बात भी कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अपने अंदर उतार सकते हो, मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हो, चैट जीपीटी पे जा करके इन सबको 150 वर्ड में, 200 वर्ड में, आसान लैंग्वेज में, अपने बोलचाल वाली भाषा में उसको पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि निंदा रस में क्या है, भाषा और आधुनिकता में क्या है, अशोक के फूल में किसकी बातें कही जा रही हैं और इसके रचयिता कौन है। बस इतना ध्यान में रखना होगा, रचयिता कौन है, ठीक है। जब वो वहां पे आएगा एग्जाम में तो ऑटोमेटिक पैराग्राफ पहचान जाओगे, अरे भाइयों तो भाषा और आधुनिकता में ऐसा शब्द यूज हो रहा था, तुरंत पता चल जाएगा किसके लेखक ये हैं। ऑटोमेटिक व्याख्या बना के ही लिखना है, हाँ, व्याख्या बना के ही लिखना है। संदर्भ बता दिया मैंने, बस आपको इनके रचयिता पता होने चाहिए। 4 नंबर ऐसे हो गया, बाकी 3 जो अलग से प्रश्न पूछेगा उसका जवाब उसी में से देना है पढ़ के। बस थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है, एज इट इज मत लिखना। समझ रहे हो? एज इट इज मत लिखना, सेम टू कॉपी मत लिखना। अब बताओ गद्यांश में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात। अब चलो आगे चलते हैं। अब दोस्तों आपको साहित्यिक परिचय लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, जो आपको एकदम आसान बना देगा और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। पूरा फॉर्मेट बता दूंगा कि कैसे लिखा जाता है और कैसे तैयार करने का सही तरीका है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद का आपको समझा रहा हूं, देखना कितना ईजी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, किसी की जीवन परिचय अगर तैयार कर रहे हो, किसी का साहित्यिक परिचय लिख रहे हो, याद रखना किसी का अगर साहित्यिक परिचय लिख रहे हो तो सबसे पहले आप उसका हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय लिखने के बाद आप क्या हेडिंग लगाओगे, साहित्यिक परिचय, फिर उसके बाद रचना। इतना अगर आप करोगे तब जाकर के आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं होगा तो आपका मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप समझो जयशंकर प्रसाद के बारे में, ठीक है। याद रखना जयशंकर प्रसाद का जीवन बहुत ही दुख भरा बीता है मेरे भाई, इतना भी अच्छा सुख से नहीं बीता है। ध्यान से समझो, किसी के माता पिता अगर बचपन में ही देहांत कर जाए तो कितना बुरा लगेगा किसी को। तो उसी तरह जयशंकर प्रसाद के साथ हुआ, ठीक है, कि जयशंकर प्रसाद जो है इनके माता पिता का देहांत हो जाता है इनके बचपन में ही, और कुछ 1-2 साल के बाद इनके बड़े भाई का भी देहांत हो जाता है, यानी सारा जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाता है। तो बताओ पढ़ पाएंगे, बाहर जाके शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं ना। तो बाहर जाके शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, घर पे ही इनको रह करके शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है। और याद रखना कि इनका एक तंबाकू का दुकान भी था, उसी दुकान पे बैठ करके ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने दम पे कई भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं, समझ रहे हो कि। और सफल निबंधकार, कुशल कहानीकार, उपन्यासकार, समझ रहे हो, ये कवि भी है और लेखक भी, याद रखना ये बात।
समझ रहे हो कितना शानदार है। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले जीवन परिचय। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था 1889 ईस्वी में, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे डेट आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है, आगे पीछे कई जगह पे दिख जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाती है और कुछ साल बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है, ठीक है। और एक घर पे ही रह करके हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है, बात याद रखना। आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब हो जाती है। क्यों होती है उसका कारण जानते हो? क्योंकि बहुत ही ज्यादा दयालु थे और किसी का दुख देख करके इनको चैन नहीं मिलता था, ठीक है। ये दुख जब किसी का देख लेते थे तो अपने खुद कर्ज में होकर के दूसरे की मदद करते थे। सोचो कितनी बड़ी बात है। समझ रहे हो कितने दयालु और कितने दयावान थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही धनी प्रतिभा के आदमी थे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसकी वजह से कर्ज में भी डूब गए और ये क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। क्षय रोग का मतलब होता है एक टीबी की बीमारी होती है, ठीक है। क्षय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत ही कम उम्र में ही इनका देहांत हो जाता है। 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही ये महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो जाता है। ये हो गया जीवन परिचय। फिर उसके बाद हेडिंग लगा दोगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे, या प्रवर्तक भूल जाओगे तो ऐसे लिख सकते हो, जयशंकर प्रसाद छायावाद के बहुत ही महान कवि थे, ठीक है, ये बोल सकते हो। फिर उसके बाद कह सकते हो उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि नहीं बल्कि नाटककार भी, उपन्यासकार भी, कहानीकार भी और निबंधकार भी थे। मैंने बोला ना कि ये कवि के साथ साथ लेखक भी थे, ठीक है। उनके काव्यों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता था और अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। मैंने बोला ना अनेक भाषाओं का ज्ञान था इन्हें। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद जब यहां तक लिख लोगे साहित्य परिचय, फिर उसके बाद क्या करोगे? रचना हेडिंग डालोगे। रचना में यहाँ पे जैसे बहुत सारा लिखा है तो आप बहुत सारा मत लिखना, कम से कम 3-4 तो लिखे ही देना, 3-4 कम से कम लिख देना। जैसे आंसू, लहर, झरना, कामायनी, इस तरह से 3-4 तो आराम से लिख ही देना। इतना कर लोगे उसके बाद आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूँ किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कवि के बारे में। किसके बारे में? कवि के। तो कवि में 3 कम से कम तैयार करना होगा। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और सुमित्रा नंदन बन। इतना अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपका काम ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर इनके अलावा पहले से ही कुछ और अगर आपने तैयार कर लिया है तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस 3 तैयार होना चाहिए, कोई भी हो, कवि में 3 और लेखक में 3। समझ आई मेरी बातें? उसी तरह जब लेखक का आएगा साहित्यिक परिचय तो लेखक में भी वही सेम फॉर्मेट रखना। पहले जीवन परिचय, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय, फिर रचना, ठीक है। अब यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन देख लो। क्या है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है उनका जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिता लखनऊ में रहते थे। इनके पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन क्या मंगल ग्रह पे बीतेगा? आखिर लखनऊ में रह रहे तो लखनऊ में न बीतेगा भाई। तो इनका बचपन लखनऊ में बीता। अब लखनऊ में बीता तो पढ़ाई भी लखनऊ में की है कुछ। तो यहाँ पे कह रहा है लखनऊ के विश्वविद्यालय से इन्होंने MA परीक्षा उत्तीर्ण की। MA की परीक्षा क्या की? उत्तीर्ण की। ध्यान से सुनिए मेरी बात, ठीक है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व और प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। और वहां पे आचार्य भी रहे, ठीक है। हिंदी के महान लेखक की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद रचना लिख देना। रचना में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल अपना जीवन साहित्य के क्षेत्र में व्यतीत किए। उनके हृदय में साहित्य सेवा के प्रति अनमोल विचार था। उन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया और अपनी रचनाओं में संस्कृति, प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया, ठीक है। फिर उसके बाद रचना लिख देना। रचना लिखने के बाद आपका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब फॉर्मेट समझ आया कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। तैयार करने का भी तरीका बता दिया मैंने कि ज्यादातर फील करो, उनको महसूस करो, आंख बंद करके सोचो कि वो चीज दृश्य तुम्हारे सामने हो रहा है तो जल्दी तैयार होगा। समझ आई मेरी बातें? फिर उसके बाद इन दोनों को तैयार कर लेना। अब दोस्तों बात करने वाले हैं हम लोग खंड काव्य की। खंड काव्य याद रखना, रटने की कोशिश मत करना दोस्तों। जिसमें चरित्र चित्रण पूछा जाता है याद रखना, ये फिक्स है। जैसे हम जहां से हैं वहां पे खंड काव्य हम लोग का आलोक वृत्त है, ठीक है। गांधी जी के बारे में आप अपना देख लेना, अपने शिक्षक से पूछ लेना आपका खंड काव्य क्या है आपके यहाँ का, ठीक है। लेकिन जहां तक है ज्यादातर लोगों का आलोक वृत्त ही होता है, ठीक है। अगर अलग होगा तो थीम यहाँ का यूज करिए जो मैं तरीका बता रहा हूं, बाकी अपने यहाँ के खंड काव्य के हिसाब से तैयारी करिएगा, ठीक है। लेकिन तरीका थीम ध्यान से समझ लीजिए। फिर आती है बारी कहानी में आपका हम लोग का पंचलाइट है। अब आप देख लीजिएगा आपका क्या है, ठीक है। याद रखिए पंचलाइट ही ज्यादातर लोगों का होता है, ठीक है। ये भी 5 नंबर देगा और ये भी 5 नंबर देगा। अब बहुत लोगों को आता है मन में कि सर लिखना कितना होता है, तो कम से कम 5 नंबर का है तो 1.5 पेज आपको लिखना पड़ेगा। कितना? 1.5 पेज आपको, कितना? 1.5 पेज लिखना पड़ेगा। आलोक वृत्त में क्या है? गांधी जी का चरित्र चित्रण है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि चैट जीपीटी पे जाकर के आसानी से आसान भाषा में इनके चरित्र चित्रण को निकाल लेना, ठीक है। कम से कम 100 वर्ड होना चाहिए, ठीक है।
उसी तरह पंचलाइट की कहानी है, तो पंचलाइट याद रखो, इसके बारे में तो आप जान ही रहे हो क्या होता है कि एक मेला होता है, एक मेला होता है, गांव के लोग मेला में जा करके क्या कहते हैं पंचलाइट खरीद के ले आते हैं। पंचलाइट मतलब लालटेन जो होता है, ठीक है, जिसमें मट्टी के तेल लगा के फुस 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 करके जलाया जाता है, और वो ले आकर के अपने पड़ोस वाले गांव को जलाने के लिए क्या करते हैं, मतलब थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि वो कीर्तन की सभा रखते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है, पंचलाइटिया जलाने किसी को नहीं आता है, ठीक है, लेकिन जिसको गांव से भगा दिए होते हैं किसी कारणवश गोधना को, उसको जलाने आता है, ठीक है, उसी को बुलवाया जाता है और वही आकर के उस लाइट को जलाता है। समझ आई मेरी बातें, पंच लाइट को। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार है कहानी, ठीक है। तो मैं कहूंगा इसको कार्टूनिस्ट तौर पे बहुत सारा वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। किसी का प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है कि यहाँ खड़ा होकर के यहाँ पे 50 लिखा हुआ पलंजर है, उस प्रवचन को सुनो, ठीक है। नॉर्मल इसे विजुअलाइज करो, इसे कहानी की तरह, क्योंकि मैं भी चाहूँ तो यहाँ पे लिख करके पैराग्राफ आकर के आपको सुना सकता हूँ कहानी, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर इसे कार्टून के तौर पर देख लोगे तो बहुत मजा आएगा। कार्टून वीडियो इसका मिल जाता है यूट्यूब पे, ठीक है। तो मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही करो, ठीक है, क्योंकि मैं घुमाता फिराता नहीं हूं बातों में, मैं सीधे निशाने पे तीर मारता हूं। समझ आई मेरी बातें। चाहता तो मैं इस पे व्यू पाने के लिए अलग से पंचलाइट का वीडियो बना करके ला देता, समझ रहे हो, इसमें मिल जाता आराम से भी, वालोक वृत्त पे आराम से मिल जाता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसे कार्टूनिस्ट तौर पे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो उसकी मदद से इसको देखोगे तो 5 से 10 मिनट का वीडियो होता है, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा, दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जानते हो ना, कोई भी विजुअलाइज कर लोगे, कोई चीज कार्टून के तौर पे देख लोगे तो कैसे भूलोगे। छोटा भीम, डोरेमोन, ये सब कभी नहीं भूलोगे, जो देख चुके होगे, जो एपिसोड देख चुके होगे। समझ रहे हो मेरी बातें, यहां तक क्लियर है, पक्की बात मानो। अब दोस्तों आपका पद्यांश और व्याकरण बचा है, ठीक है, जो कि पद्यांश का मेरा अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि आप जानते हो उसमें आपको बहुत ही सटीक तरीके से बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद आती है ग्रामर की, ठीक है, तो ग्रामर का भी मेरा वीडियो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें जितनी बातें बताई गई हैं, जितना चीज बताया हूं, मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत कुछ आपको वीडियो देखते देखते ही समझ आया होगा, फील हुआ होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, पूरा रास्ता समझ आया होगा, यानी एक ट्रैक पता चल गया होगा कि हाँ हिंदी में मुझे क्या करना है। इतना अगर कर लिए तो फिर उसके बाद मात्र बचेगा ग्रामर, फिर उसके बाद पद्यांश, ये भी करा दूंगा, फिर आपका पूरा का पूरा हिंदी तैयार हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 90 पार करा के दिखा दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं 90 पार करा दूंगा, यानी 100 के नजदीक पहुंचा दूंगा। ये मैंने पिछले सीजन में किया भी है, आप जाके खुद ही वीडियो में देख सकते हो, कमेंट पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें मैंने की है, तब दोस्तों मैं ये बात कह रहा हूं। तो आप भरोसा करके मेरी बात को जैसे मैंने बताया उस हिसाब से फॉलो करो, तैयार करो, ठीक है। अब मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।